इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार की। संसद में छिड़े संग्राम की। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की। देखेंगे पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब को लेकर हुआ क्या खुलासा। भारत बंद ने मोदी सरकार की कैसे बढ़ाई टेंशन। जानेंगे अजीत पवार के विमान हादसे पर उठे क्या सवाल। सीबीआई, आईबी ये भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में है, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 114 नए रफाल खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो के 17 फरवरी से 3 दिवसीय भारत दौरे पर हो सकता है सौदा। 3,25,000 करोड़ की डिफेंस डील। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा टेक्सटाइल पर 0 टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। भारत को और भी रियायतें मिलने की जताई उम्मीद। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला। अब समर्पित आयोग करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे। रिपोर्ट के बाद ही तय होगा आरक्षण। योगी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। समय पर दवाई खाइए नीतीश जी। बिहार विधानसभा में सीएम से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की नोकझोंक। आर्सेनिक वाले पानी के मुद्दे पर बहस के दौरान ली चुटकी। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 558 अंकों की गिरावट के साथ 83,674 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 146 अंकों की गिरावट के साथ 25,807 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुटी बीजेपी बार बार मात खा रही है और अब तो बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के पूरे सियासी करियर को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये दावे हो रहे थे, लेकिन 24 घंटे में सरकार ने पलटी मार ली। अब नया पैंतरा चला जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नई साजिश सामने आई है। एक दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की तैयारी करने वाली मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी विशेष प्रस्ताव ले आई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है, जिसके जरिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरदीप सिंह पुरी ने खुद प्रेस के सामने ये बात कबूल की कि वो एप्स्टीन से 3-4 बार मिले थे। इसके बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और साफ कर दिया कि अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दूसरा प्रस्ताव ले आए हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कोई प्रिविलेज मोशन नोटिस नहीं है, मैंने एक सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वो सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और यूएस एड के साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं। वैसे निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। राहुल गांधी की जो भी यात्रा होती है वो सियासी यात्रा होती है। उनके कार्यक्रम की पूरी जानकारी सरकार के पास रहती है। सोरोस फाउंडेशन हो या फोर्ड फाउंडेशन, किसी पर भी भारत सरकार ने रोक नहीं लगाई है। ये संस्थान भारत में काम कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी से जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो जवाब में उन्होंने मीडिया पर ही तंज कस दिया और कहा कि क्या मीडिया को आज के लिए यही कोड वर्ड दिया गया है, कल ये ऑथेंटिकेट था और आज ये प्रिविलेज मोशन है। वैसे राहुल के जवाब के कुछ ही देर बाद प्रिविलेज मोशन भी वापस हो गया और अब नया प्रस्ताव आया है, लेकिन ये नया प्रस्ताव भी टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस का दावा है कि ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से ध्यान हटाने की कोशिश मात्र है। राहुल के खिलाफ बीजेपी की एक और साजिश सामने आई है, लेकिन इससे खुद बीजेपी ही घिरती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तेवर और भी ज्यादा तीखे हो गए हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार के सामाजिक विकास और सामाजिक रिफॉर्म के दावे पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद में जबरदस्त बहस की जा रही है। विपक्ष के तेज हमलों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील का मुद्दा हो या सरकार की राष्ट्रीय नीतियां। संसद में सरकार बुरी तरह से घिर गई है। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाज में बढ़ते जातिगत भेदभाव का जिक्र कर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
उन्होंने बताया कि जातिगत भेदभाव केवल सामाजिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वर्क प्लेस पर भी है। उन्होंने ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, चंडीगढ़ के मामले गिनवाए, जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन बताया। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने जो मोर्चा खोला हुआ है, उससे बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। और अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर का एक वीडियो शेयर कर कांग्रेस सांसदों को घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को अपशब्द कहे, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठ है, और चुपचाप बैठी थी। ऐसे में रिजिजू का ये दांव तो फेल हो गया, लेकिन ट्रेड डील पर विपक्ष के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस डील पर सवाल उठाते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है, कैसे क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजें इस डील में कॉम्प्रोमाइज की गई हैं, तो इसलिए विपक्ष हंगामा मचा रहा है, क्योंकि ये आने वाले जो विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है, क्योंकि देशवासियों का सारा व्यापार यूएस के हवाले किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की। यानी संसद में मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन आरोपों से वो कैसे पार पाती है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो पूर्व सेना चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर टकराव बना हुआ है। एक तरफ पेंगुइन रैंडम हाउस का दावा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई, और दूसरी तरफ किताब की कॉपी के 4 देशों में फैलने की खबर ने मामले को सनसनीखेज बना दिया है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस वक्त विवादों के घेरे में है, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब इस किताब की जांच में पता चला कि इसका PDF वर्जन भारत समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और अमेरिका में लीक हो गया। दरअसल किताब में अगस्त 2020 की उस रात का जिक्र है जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था। दावा किया गया है कि जब चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरवणे से कहा था, जो उचित लगे वो करो। इसी हिस्से को लेकर अब सियासत और सुरक्षा गलियारों में हलचल तेज हो गई है। स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि आखिर डिजिटल लीक कहां से हुआ। एक तरफ प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस का कहना है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बुक की रिलीज को लेकर नरवणे का ही ट्वीट सामने लाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। इस विवाद के चलते रक्षा मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अब ऑन ड्यूटी या रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों की किताब लिखने को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई अधिकारी सेना के ऑपरेशन या रणनीति पर किताब लिखता है, तो उसे पहले मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी OSA अब और सख्ती से लागू होगा, ताकि खुफिया जानकारी सार्वजनिक ना हो। काल्पनिक कहानियों में भी संवेदनशील सैन्य डेटा इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। खुफिया संगठनों से जुड़े अधिकारियों ने अगर बिना इजाजत जानकारी साझा की, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। अभी तक रिटायर्ड अफसरों के लिए नियम इतने पुख्ता नहीं थे, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। अब ये नियम कब तक लागू होते हैं, ये देखना होगा। नरवणे की किताब का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है, तो ट्रेड डील को लेकर भी मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। किसान और ट्रेड यूनियनों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर भारत बंद बुलाया, जिससे सरकार घिर गई, और विपक्ष ने भी इस भारत बंद का समर्थन किया। तो क्यों बुलाया गया ये भारत बंद और क्या रहा इसका असर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया, जिसका देश भर में व्यापक असर देखने को मिला, और उधर इस भारत बंद को विपक्ष का भी समर्थन मिल गया, जिससे सरकार पर चौतरफा दबाव बन गया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि केंद्र की नई श्रम संहिताएं मजदूरों की सुरक्षा को खत्म कर कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही हैं। इसके साथ ही चिंता इस बात को लेकर भी है कि बिना शुल्क अमेरिकी मक्का, सोयाबीन और दूध आने से देसी फसलों के दाम गिर जाएंगे। अमेरिकी डेयरी उत्पादों के आने से करोड़ों भारतीय पशुपालकों की कमाई छिनने का भी डर है। बिना लेबल वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से मिट्टी और सेहत को खतरे की आशंका है। वहीं अमेरिकी कंपनियों का भारतीय कृषि बाजार पर सीधा कंट्रोल हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के सामने अपनी मांगों की लिस्ट रखी है। इसके साथ ही मांगे हैं कि सभी फसलों के लिए MSP का कानून बने, बिजली संशोधन बिल 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लिया जाए, किसानों के कृषि ऋण माफ हो और नई श्रम संहिताएं रद्द की जाएं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे जनता की आवाज बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया
क्या सरकार मजदूरों की सुनेगी या उन पर किसी बाहरी ग्रिप का प्रभाव है? मनरेगा को कमजोर करना और नए व्यापार समझौते किसानों व मजदूरों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने संसद में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा। मजदूर और किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। अब इस भारत बंद का क्या असर होता है ये तो देखना होगा। ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार सवालों से घिरी हुई है, तो सवाल अजीत पवार के विमान हादसे पर भी उठ रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये एक हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। इसी सवाल को लेकर अब एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। तो वहीं इस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली फ्लाइट अटेंडेंट के पिता ने भी बड़ी मांग कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बारामती में 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में 5 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक और अजित पवार के व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव मौजूद थे। इस घटना की जांच की मांग तभी से तेज हो गई थी, क्योंकि हर तरफ सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में ये एक हादसा था या साजिश। इन सवालों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस एक्सीडेंट या षड्यंत्र का जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से सभी पूरे देश की और राज्य की पुलिस यंत्रणा, सीबीआई, आईबी, ये भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में है, तो क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? आज लोगों के मन में इतना संशय है ये एक्सीडेंट के बारे में, क्या ये एक्सीडेंट है या और कुछ हो गया है यहाँ? संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली के पिता शिव कुमार माली ने भी पूरी जांच की मांग की है। शिव कुमार माली ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि रोहित पवार के सवालों और प्रस्तुतियों के बाद उन्हें शक हुआ है कि ये हादसा केवल दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। चाहे ये दुर्घटना हो या साजिश, दोनों पहलुओं की जांच होनी चाहिए, सच सामने आए और उनकी बेटी को न्याय मिले। जैसे आप जानते हैं कि हाल ही में एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित दादा के विमान दुर्घटना के बारे में जरूरी जानकारी दी है। रोहित पवार ने कहा था कि क्या अजित पवार की दुर्घटना एक हादसा थी? यही सबसे बड़ा सवाल है। मुझे भी इस पर संदेह है, क्योंकि हो सकता है कि ये घटना हो या एक हादसा हो। हमने अजित पवार की दुर्घटना के बारे में कुछ पड़ताल की। एक किताब में लिखा कि अगर आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है उसके ड्राइवर को मार देना। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि क्या अजित पवार के साथ कोई हादसा हुआ था। हमें गहराई से जांच करनी होगी। रोहित पवार के इन सवालों के बाद अजित पवार प्लेन क्रैश मामले की जांच तेज हो गई है। अजित पवार का विमान हादसा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सुर्खियों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्य प्रणाली पर बेहद तल्ख टिप्पणी की है। तो रेरा को लेकर क्या कुछ कहा कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान काफी सख्त रवैया अपनाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को अब ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर रेरा नाम की संस्था का गठन किसके लिए किया गया था। क्या यह आम जनता के हितों की रक्षा के लिए था या बिल्डर्स को सुविधाएं देने के लिए? डिफॉल्टर बिल्डर्स को सुविधाएं देने के अलावा ये संस्था और कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इस संस्था को पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये नाराजगी हिमाचल प्रदेश के एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई। दरअसल ये विवाद हिमाचल प्रदेश सरकार के उस फैसले को लेकर था जिसमें राज्य के रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी और मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा। बता दें कि पिछले साल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट का मानना था कि सरकार ने दफ्तर शिफ्ट करने का फैसला बिना किसी वैकल्पिक जगह की पहचान किए ले लिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि 18 आउटसोर्स कर्मचारियों को दूसरे बोर्ड और निगमों में समायोजित करने की बात कही गई है, जिससे रेरा का कामकाज पूरी तरह ठप हो जाएगा। इन तर्कों के आधार पर हाईकोर्ट ने 13 जून 2025 के नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया था।
हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया और राज्य सरकार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने राज्य को रेरा कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है और साथ ही कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि इस प्रक्रिया में आम जनता या रेरा के आदेशों से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत न आए। रेरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया तो बांग्लादेश में भी चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद आम चुनाव कराए गए। हालांकि इस दौरान कई जगह हिंसा की खबरें भी आई। चुनाव में बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच मुकाबला है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि बांग्लादेश में नई सरकार कौन बनाएगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। संसद की 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की जान चली जाने के बाद वहां वोटिंग रद्द कर दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। शुरुआती रुझानों को देखते हुए बताया जा रहा है कि लगभग 60% लोगों ने वोट डाला। हालांकि वोटिंग के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्यामन खोला में बीएनपी और जमात के बीच झड़प हो गई, जिसमें जमात इस्लामी के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए। खुलना में एक वोटिंग सेंटर के बाहर झड़प में बीएनपी नेता मुहिबुज्जमान कोची की जान जाने की भी खबर है। वहीं मुंशीगंज 3 और गोपालगंज सदर इलाके में वोटिंग सेंटर के बाहर देसी बम फेंके गए। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए। इस बीच जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर बीएनपी समर्थकों ने केंद्रों पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि सेना ने थोड़े ही समय में उन केंद्रों को मुक्त करा लिया। अगर चुनाव निष्पक्ष हुए तो मेरी पार्टी चुनाव नतीजे स्वीकार कर लेगी। वहीं बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी यही बात कही है। साथ ही चुनाव आयोग से नतीजे जल्दी घोषित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव की नतीजे घोषित करने में देरी हुई तो लोगों में भ्रम फैल सकता है। राजनीतिक बैन के चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग भले ही इन चुनावों का हिस्सा नहीं रही, लेकिन पूरी प्रक्रिया पर उसकी नजर भी रही। पार्टी ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है क्योंकि एक पार्टी को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। अवामी लीग ने लोगों से वोट ना करने की अपील की है, लेकिन पार्टी की तरफ से बूथों पर कोई रुकावट नहीं डाली गई। बहरहाल अब चुनाव के बाद सबकी नजरें नतीजों पर हैं कि बांग्लादेश की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी। वैसे रुझानों में तो बीएनपी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे रहमान तारिक पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर 13 फरवरी को ही साफ हो पाएगी। ये चुनाव शेख हसीना सरकार की तख्तापलट के 1.5 साल बाद हो रहे हैं और तब से ही बांग्लादेश अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब बांग्लादेश में शांति आएगी। भारत से लेकर अमेरिका तक सबकी नजरें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी राहुल गांधी से बेहद दहशत में है। वो उनके सवालों के जवाब अपनी भारी संख्या के बावजूद संसद में भारी शोरगुल के बावजूद भी नहीं दे पा रही है। और तो और जब वो बीजेपी के सांसदों के बीच में संसद के प्रांगण में भी जाते हैं, एक वीडियो के मुताबिक, तो सांसद वहां से उनको देखकर भाग खड़े होते हैं। शायद इसी पर बीजेपी के जो बहुत लाउड स्पीकर हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संसद से निकाल देना चाहिए, उनको कभी भी चुनाव नहीं लड़ने की परमिशन देनी चाहिए कि वो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। सही बात है, अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, शायद उनको नतीजे पता होंगे, और अगर संसद में रहेंगे तो राहुल गांधी सवाल करते रहेंगे, और सवाल करना मना है भाई।